Good evening, students. This is Akash sir. Welcome to Akash GS classes. Today we are going to start the second part and the important question answer that is related to the class 10th geography. So let's start without the wasting of the time. बिना समय ना व्यस्त करते हुए सर बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 10th की जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है उसका चैप्टर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और आज इसका दूसरा दिन है यानी सेकंड पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। कल हमने 18 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज 19 क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है। जो प्लानिंग होता है एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी होता है फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ए कंट्री लाइक इंडिया। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद टू रेलिवेंट पॉइंट्स एंड एग्जांपल। भाई भारत जैसे देश में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और अगर हम प्लानिंग करेंगे भारत में तो जो रिसोर्सेज हैं उनका जस्टिफिकेशन होगा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको एक एग्जांपल के साथ आप बताइए कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इंडिया जैसे देश में, भारत जैसे देश में जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है नहीं और हैव्स नॉट और हैव्स के बीच बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अमीर और गरीब के बीच बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ऐसे देश में भाई प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, उसको एग्जांपल देके समझाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। इंडिया हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता ही है भारत में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें इतनी ज़्यादा विषमताएँ पाई जाती हैं कि पूछिए ही मत। थ्रू प्लानिंग एक योजना होगी तो जिससे रीजन्स विच हैव शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज, जिन क्षेत्रों में भाई रिसोर्सेज की कमी है, एंड दोज हैविंग एडुकेट क्वांटिटीज़, और जिनमें ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसीव इक्वल अटेंशन। इससे क्या होगा कि भाई ऐसे क्षेत्र जिनमें रिसोर्सेज कम हैं और ऐसे क्षेत्र जिनमें रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो अगर हम एक योजना तैयार करें, एक प्लानिंग तैयार करें तो सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, सभी को समान रूप से अवसर मिलेगा सभी क्षेत्रों को विकास करने का। पहला पॉइंट, देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट्स इन अनदर रिसोर्सेज। ऐसे रीजन्स हैं जिनमें कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनमें कुछ रिसोर्सेज बहुत कम है। एग्जांपल फॉर अरुणाचल प्रदेश में पानी की ज़्यादा मात्रा अवेलेबल है जबकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है नहीं। देयर आर सम रीजन्स, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विच कैन बी कंसिडर्ड द सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल्ड डिपॉजिट्स। तो इन क्षेत्रों में भैया कौन कौन से, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिनरल और कोल्ड डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन अन्य रिसोर्सेज में बहुत कम है। पॉइंट नंबर 3, देयर आर सम रीजन्स विच हैव अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कुछ रिसोर्स तो बहुत कमी है, जैसे द स्टेट ऑफ राजस्थान जिसमें पानी की कमी है ना, वॉट लैक ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। तो ये हमने कल भी करवा दिया था इसलिए जल्दी करवाए वाला क्वेश्चन। राइट 4 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द रिसोर्स डेवलपमेंट। 4 फैक्टर बताओ जिसके आधार पर हम डिटरमाइन करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट इन अ रीजन। किसी भी क्षेत्र का जो विकास होगा, उसके संसाधनों का विकास होगा, किसी भी क्षेत्र के संसाधनों का, ऐसे कौन से 4 फैक्टर हैं जिस पर वो डिपेंड करता है। तो पहला हम देखते हैं कि भैया रिसोर्स अवेलेबल होना तो ज़रूरी है, तभी उस क्षेत्र के संसाधनों का विकास करेंगे। दूसरा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तीसरा, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, भाई किस तरह के लेबर का प्रयोग किया है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, लोगों का किस तरह से ऐतिहासिक रूप से अनुभव रहा है उस क्षेत्र में। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, गिव रीजन। तो ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या समझते हो। व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। गिव 3 रीजन, 3 कारण बताओ। तो मैं बता देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ इज जुडिशियस एंड प्लान्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल बेनिफिट टू द प्रेजेंट जनरेशन। भाई कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है जिसके द्वारा जो है जुडिशियली हम जो है रिसोर्सेज का बंटवा डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ, है ना, न्यायिक रूप से सभी को समान रूप से जो है हम रिसोर्सेज दे पाएँ। एंड प्लान एक प्लान बनाना ज़रूरी है यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके द्वारा हम नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल बेनिफिट मिलेगा टू द प्रेजेंट जनरेशन। जो प्रेजेंट जनरेशन होती है, जो अभी जो जनसंख्या रह रही है उसको भाई सस्टेनेबल बेनिफिट मिलेगा। इट ऑल्सो मेंटेन्स अ पोटेंशियल, इससे पोटेंशियलिटी भी आएगी, उस क्षेत्र में स्थिरता भी आएगी। टू द मीट द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर,
जिसके द्वारा लोगों की आवश्यकताएं और लोगों की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। 3 कारण जिसके कारण रिसोर्स कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। पहला कारण, आवर रिसोर्स आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड मात्रा में हैं नेचर में, देयरफॉर दे हैव टू बी फ्रूगली यूज्ड, इसलिए उनको बड़ी सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। सेकंड, मेनी ऑफ रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल इन द नेचर, बहुत सारे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं, देयरफॉर एक्स्ट्रा केयर हैज़ बीन टेकन, इसलिए अच्छी तरह से हमें एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। देयर कंजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर आवर ओन सस्टेंस एंड फॉर ऑनगोइंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है उनका जो है सस्टेनेबल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एज बॉयज बाई, महात्मा गांधी ने जो रिसोर्स कंजर्वेशन की आवाज़ उठाई थी उसको एक्सप्लेन करो। वाई डिड गांधी जी मेक रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, गांधी जी ने ग्लोबल लेवल पर जो रिसोर्स की कमी हो रही है उसका मेन कारण क्या माना, क्या 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 कारण थे उनको बताइए। तो गांधी जी ने आवाज़ उठाई, वॉइस्ड अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स, गांधी जी ने इन शब्दों में रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाई। कौन कौन से शब्द, दैट इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड, प्रत्येक इंसान की आवश्यकता के लिए तो बहुत रिसोर्सेज हैं लेकिन प्रत्येक इंसान के लालच के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एज द रूट ऑफ कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन, उन्होंने जो सेल्फिश लोग होते हैं, इंडिविजुअल ऐसे लोग जो सेल्फिश होते हैं, उनको मेन कारण बताया कि इन्हीं लोगों के कारण से भैया रिसोर्सेज में कमी आती है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वे मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, उसकी जगह भाई वो प्रोडक्शन बाय द मासेस का प्रयोग लाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में आप प्रोडक्शन किए जाओ, भाई आप जो नीड है उसके अनुसार प्रोडक्शन करो। Indiscriminate use of resources by human beings had led to the depletion of resources for the satisfying for the greed of few individual। भाई indiscriminate use of resources, बिना भेदभाव के जो रिसोर्स का यूजेस करते हैं, बिना भेदभाव के अत जो कर देते हैं by human beings has lead to the, जिससे क्या होती है, संसाधनों में कमी आती है। ठीक है, इससे कुछ ही लालची लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, सभी लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती। इरेशनल कंजप्शन हम करते हैं, अतायत बहुतायत अति कर देते हैं। ओवर यूटिलाइजेशन हम जब करते हैं, हद से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज का, लीड टू द, इससे क्या होता है, सामाजिक आर्थिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ये परेशानियाँ आती हैं। अगला है राइट फोर, कह रहा है राइट फोर क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट फोर इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स मेड एट ग्लोबल लेवल फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। 4 संस्थानिक पर वो बताइए, एफर्ट, कोशिश बताइए जिसके द्वारा रिसोर्स कंजर्वेशन किया गया है एक ग्लोबल लेवल पर। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन, जो रोम का क्लब है, एक संस्था है, उसने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बताया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। 1968 में सबसे पहली बार उसने एक सिस्टमेटिक तरीके से रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बताया। इन 1974 द गांधीयन फिलोसफी वॉज प्रेजेंटेड, जो गांधी जी की जो फिलोसफी थी उसको प्रेजेंट किया गया था वंस अगेन बाय द स्कूमचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। ठीक है, थर्ड, जो ब्रूटलैंड कमीशन थी इन 1987 में, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेट इट एज द मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। एक ब्रूटलैंड कमीशन का निर्माण किया गया था 1987 में, उसने इंट्रोड्यूस किया था द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरह से हम सार्वभौमिक विकास कर सकते हैं, और उन्होंने एडवोकेट किया, बढ़ाई की एज इट मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, कि भाई रिसोर्स कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है। दिस वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक आवर कॉमन फ्यूचर, एक कॉमन फ्यूचर नाम की एक किताब है, उसमें ये पब्लिश किया गया है। इन जून 1992 द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट was held in Rio de Janeiro in Brazil, in which 100 heads of states meet for addressing the urgent problem of environment protection and socio-economic development at the global level। जून 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, जिसमें 100 से ज़्यादा
देश के प्रमुख लोग मिले थे और उन्होंने जो अर्जेंट प्रॉब्लम थी, जो एनवायरनमेंट की अर्जेंट प्रॉब्लम थी, उसको लेकर उन्होंने डिस्कशन किया था और किस तरह से इसका प्रोटेक्शन किया जाए और किस तरह से सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए एट द ग्लोबल लेवल, इस बारे में भी चर्चा की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राइट द मेजर फीचर्स ऑफ रियो डी जेनेरियो और समिट 1992। तो रियो डी जेनेरियो का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसके कोई मेजर फीचर लिखने हैं। 1992 में 100 देशों से ज़्यादा के प्रमुख जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें। द समिट वाज किस लिए हुआ था? फॉर जो अर्जेंट प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए। क्या क्या अर्जेंट प्रॉब्लम थी? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है हमें, ठीक है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है, सुरक्षा करनी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, समाज का सामाजिक एज वेल एज आर्थिक विकास भी करना है एट द ग्लोबल लेवल पर। द असम्बल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, जो पूरे विश्व स्तर पर जो वातावरण में परिवर्तन आ रहे हैं, जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, उस पर उन्होंने साइन किए। एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जैविक विभिन्नताओं में जो कमी आ रही है, उस पर उन्होंने साइन किया। द रियो कन्वेंशन, जो रियो सम्मेलन था, एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड adopted agenda 21 for achieving the sustainable development in 21st century। जो रियो कन्वेंशन था उसने बात की थी ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, सार्वभौमिक रूप से जो एक जंगल का सिद्धांत होता है कि भाई इतने % जंगल होने चाहिए किसी भी देश में, जो कि एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग अचीव किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, वहाँ से लिया गया था, जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सार्वभौमिक विकास को प्राप्त कर सकें इन द 21st सेंचुरी। इट इज़ एन एजेंडा, ये एक ऐसा एजेंडा है टू कॉम्बैट द इन्वायरमेंटल डैमेज, जिसके द्वारा जो वातावरण में क्षति होती है, इन्वायरमेंट में डैमेज होता है, उसको हम बचा सकें। पॉवर्टी, जो गरीबी आती है, बीमारियां आती हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन और ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो सामान्य रुचि के विषय होते हैं, उन पर सभी देश समान अपनी सहमति बताएं। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपसी आवश्यकताएं और जो लोग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, उनको शेयर करें। ठीक है, ये इस पर क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द फ्यूचर जनरेशन में नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं नहीं कंपेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन की तुलना में, क्योंकि भाई जो प्रेजेंट जनरेशन है वो सारा का सारा रिसोर्सेज को अभी ख़त्म कर देगी। ऐसा लग रहा है कि भाई वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूर्णतः प्रयोग वही कर लेगी। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए, ये जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफिकेशन करिए। तो प्रेजेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वुड फॉर फायर, काऊ डंग एक्सेट्रा। ठीक है, जो प्रमुख अभी स्रोत हैं ऊर्जा के भारत में, सबसे पहला कोयला है, दूसरा पेट्रोलियम है, तीसरा नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, और चौथा सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, फिर उसके बाद विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, उसके बाद हाइडल पावर है। भाई हाइडल पावर मतलब जो हम पानी से बिजली बनाते हैं वो है, इलेक्ट्रिसिटी है, लकड़ी की जो आग होती है वो है, और दूसरा है काऊ डंग, भाई जो हम घरों में चूल्हे में जो रोटियां बनाते हैं, ठीक है, गोबर के थ्रू, वो है। ये प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है भारत में। मोस्ट ऑफ दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ज़्यादातर इनमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, विच में गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम। तो इनमें से ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कुछ दिनों के बाद अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगे। दीज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटीज़, ये कुछ निश्चित मात्रा में ही अवेलेबल हैं। द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, द रेट एट विच दोज रिसोर्सेज आर बीइंग रिप्लेनिश्ड एंड शुड बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि भाई ये दोबारा से बन नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए हमें इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन,
जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ तो बचा के रखें। इन द 50 ईयर्स टाइम, 50 साल के समय में इंडिया में भी डिपेंड लार्जली और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर अवेलेबल इन द एविडेंस सच एज द सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। आने वाले 50 सालों में भारत को जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, गैर परंपरागत साधन हैं ऊर्जा के, जैसे भाई सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, हाइडल एनर्जी है, ठीक है, पानी की जो ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। द टोटल हाइडल पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड 1,50,000 मेगावाट, ऑफ विच ओनली 1/6 हैज़ बीन डेवलप सो फार। भारत में 1,50,000 मेगावाट तक हम जो है पावर बना सकते हैं, किससे? पानी से, लेकिन इसका सिर्फ 1/6 पार्ट ही डेवलप कर पाए हैं, यानी 1,50,000 का 1/6 निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, अब इनके बारे में आप पॉइंट बता दीजिए। भाई डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री नीड्स टू कंटिन्यूस, भाई डेवलपमेंट लगातार होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। एवरी कंट्री वुड लाइक टू हैव द लेवल ऑफ डेवलपमेंट गो अप फर्दर। भाई प्रत्येक देश का जो विकास का अपना एक स्तर होता है और उसे उसको अचीव करना चाहिए। आगे, मेनी साइंटिस्ट हैव वार्न्ड दैट द प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी सस्टेन्ड for the future as the present rate of consumption of both the renewable and the non renewable resources is very high। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि भाई जो प्रेजेंट रेट है कंजप्शन की, जो उपभोग की, यूज़ करने की, जो रिसोर्सेज हैं उनका हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं जिनके द्वारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ये बचे ही ना। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, एकदम से आधुनिकीकरण हो रहा है, अर्थात औद्योगिकरण हो रहा है, एकदम से इंडस्ट्रीज लग रही हैं हर जगह, हैज़ लीड टू द एनवायरमेंटल, और इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एम्स एट डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड एट द सेम टाइम कंजर्विंग फॉर द फ्यूचर यूज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है भाई हमें विकास तो प्राप्त करना है विदाउट द डैमेजिंग द एनवायरमेंट, जो हमारा वातावरण है उसको हमें डैमेज नहीं करना है, ना तो हमें पवन को दूषित करना है, हवा को, ना ही हमें मिट्टी का निम्नीकरण करना है, मिट्टी को हमें एकदम घटिया कैटेगरी की नहीं बनाना है, इनफर्टाइल नहीं बनाना है, एंड एट द सेम टाइम कंजर्विंग फॉर द फ्यूचर यूज, और इसी समय हमें जो हम कंज्यूम करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो हमें कंजर्व करके रखने हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। Sustainability of development is essential not only for present generation but also for the future generation to ensure a good life। Sustainability of development सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है, जिसके द्वारा वो एक अच्छा जीवन जी सकें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव ऑन करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आज इतने ही करवाते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करवाएंगे, ठीक है, या आप लोग देख लीजिए इससे ज़्यादा करवाएं, चलो ज़्यादा करवा 26 की तरफ कर ही लेते हैं, मूव ऑन करते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। वाई इज़ लैंड एज ए रिसोर्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट 4 पॉइंट्स। लैंड हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके कोई 4 पॉइंट बताओ। तो 95% ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर डिप्राइव्ड फ्रॉम लैंड। 95% जो हमारी आवश्यकताएँ होती हैं वो हम ज़मीन से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें ज़मीन ज़रूरी है। वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पर रहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, वो सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं हमारी ज़मीन पर ही की जाती हैं। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, जितने भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगली जीव हैं, इंसान हैं, उनको जो है ज़मीन सपोर्ट करती है। वाई लैंड यूज शुड बी डन इन अ प्लान मैनर, राइट 2 पॉइंट्स। जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो एक प्लान मैनर में होना चाहिए, उसका एक योजना होना चाहिए, इसके कोई 2 पॉइंट बताओ। तो लैंड यूज़ बिल्कुल प्लान मैनर में होना चाहिए। लैंड इज़ फिक्स्ड, क्योंकि लैंड जो है फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि भाई आप जितनी भी ज़मीन यूज़ करोगे वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, इसलिए उसका एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए। एज लैंड इज़ यूज फॉर वेरिड पर्पज़, क्योंकि इसका प्रयोग हम डिफरेंट पर्पज़ में करते हैं, ह्यूमन सस्टेंस के लिए करते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद द केयरफुल प्लानिंग। इसलिए हम जो ज़मीन का प्रयोग डिफरेंट पर्पज़ में करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट उद्देश्य, डिफरेंट हम जो उद्देश्यों में करते हैं, इसलिए इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके दोस्तों, आगे ये आपको नॉर्मल बताना है ना। इंडिया में जो है
43% प्लेन है, ये तो आपको पढ़ा ही दिया है मैंने। 43% प्लेन है, 30% माउंटेन है और 27% पार्ट पे क्या है, प्लेट्यूज है। नेम रिलीफ फीचर ऑक्यूपाइंग द लार्जेस्ट एरिया अलॉन्ग विद द परसेंटेज शेयर इट्स टोटल एरिया। तो सबसे रिलीफ फीचर मैंने बताया, जो आपका लार्जेस्ट एरिया है, प्लेन सबसे ज़्यादा है, 43% पार्ट पर क्या है, प्लेन है, मैदानी इलाका है। ठीक है, अब इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, नेम द 3 मेन रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ विच। इंडिया के 3 मेन रिलीफ फीचर बताने हैं आपको। तो 3 मेन रिलीफ फीचर्स जो होंगे वो होंगे, इंडिया में प्लेन पाए जाते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रोवाइड, प्लेन जो होता है वह एग्रीकल्चर के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेवल, बिकॉज ऑफ देयर लेवल, क्योंकि प्लेन बहुत ज़्यादा लेवल लैंड होती है, फ्लैट लैंड होती है। नेचर एंड ईज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन हम आराम से कर सकते हैं। प्लेन सपोर्ट पॉपुलेशन, जो ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादातर प्लेन एरिया में ही रहती है। दूसरा, माउंटेन में हम जो है 3 वैलिड पॉइंट सपोर्ट दें माउंटेन एरिया का। एंश्योर द परटेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स एंड मे रिवर्स राइज फ्रॉम देम। भाई माउंटेन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो परनिलियन मतलब सदाबहार, जिनमें हमेशा पानी बहता है, ऐसी नदियाँ माउंटेन से ही निकलती हैं, और ज़्यादातर नदियाँ माउंटेन से ही निकलती हैं। प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म। भाई पहाड़ों पर लोग घूमने जाते हैं, आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। भाई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहाड़। हैव लॉट ऑफ फॉरेस्ट, वेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ होती है यहाँ पे। प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, पोजेस द रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल। सबको पता है प्लेट्यूज में मिनरल्स, खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कोयला है और जंगल हैं, ये भी उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।